इंडियंस को वेस्ट के साथ इतना फैसिनेशन क्यों है? इंडिया दुनिया के सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन में से एक है, पर आजकल इंडियंस वेस्टर्न कल्चर और थिंकिंग को बहुत पसंद करते हैं। बीच में ऐसा क्या हुआ? लगभग 80 साल तक आजाद रहने के बाद भी क्या इंडिया अभी भी अपने कॉलोनियल मास्टर से चार्म्ड है? कुछ लोग इस फिनोमेनन को इंडियन स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। आइए इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक को समझते हैं और इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। शायद आप ये वीडियो देखकर कुछ बातों से सहमत ना हो। कभी कभी सच कड़वा होता है। वेस्ट के तरीके इंडियन सिस्टम में इतनी गहराई से अपनाए गए हैं कि यंगर जनरेशन को लगता है कि इंडियन होना अब कूल नहीं रहा है। एक बार दिल्ली के एक फेमस प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में टीनेज स्टूडेंट्स के रैंडम इंटरव्यू के दौरान एक स्टूडेंट ने कहा, इस वेस्टर्नाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लैंग्वेज है। हम में से ज्यादातर टीनेजर्स हिंदी में बात करने से शर्माते हैं। ये आपको अनुकूल लग सकता है या फिर शायद आपको शर्मिंदगी महसूस हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। हिंदी में बात करने में कोई शर्म नहीं है। ऐसा लगता है वो यंग एज में ही समझ गए कि इंडियंस ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन वेस्ट ने इंडियन सिस्टम में अपनी जगह बना ली है। ये अब सिर्फ लैंग्वेज नहीं रहा, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हर जगह है। हालांकि ये टॉपिक इंडिया में इतना डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है कि इंडियंस अपने एक्शंस के लिए वेस्ट से वैलिडेशन चाहते हैं। जैसे कि वेस्ट का अप्रूवल इंडियन कल्चर को ग्रेट बना रहा है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक फॉरेनर के बिरयानी खाने का सोशल मीडिया पोस्ट कितना रिएक्शन लाता है, लेकिन एक इंडियन का सेम बिरयानी डिश के साथ पोस्ट को इंस्टाग्राम पर हार्डली कोई देखता है। इतना रिच कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री होने के बावजूद इंडियंस को वेस्ट के अप्रूवल की इतनी क्रेविंग क्यों होती है? क्या आपने कभी ये सोचा है? भले ही एवरेज इंडियन ये माने या ना माने, लेकिन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस यहाँ अभी रहने वाला है। आपको बस ये देखने के लिए अपनी आंखें खोलनी है। अधिकतर सक्सेसफुल इंडियंस के कपड़े, खाने, गेम्स और मैनर्स सब वेस्टर्न हैं। इसमें कोई डाउट नहीं। इंडियंस का लिविंग स्टाइल ही बदल गया है और आज का यूथ वेस्टर्न स्टाइल को अपना रहा है। वेस्ट ने तो इंडियंस के खाने का तरीका भी बदल दिया है। पुराने जमाने में लोग जमीन पर बैठ के खाना खाते थे। खाना पत्तों पर या पीतल, कांसा या चांदी के प्लेट्स में परोसा जाता था। सब लोग एक साथ बैठते थे और उन्हें खाना उनके उम्र के हिसाब से परोसा जाता था, पहले एडल्ट्स को फिर बच्चों को। इंडिया के अपर कास्ट में, खास करके ब्राह्मण लोगों में, खाना खाना एक धार्मिक काम माना जाता था। और हाँ, लोग हाथ से ही खाना खाते थे। खाना खाने के बाद वो पत्ते अशुद्ध हो जाते तो उन्हें फेंक दिया जाता था, और जहाँ खाना खाया जाता था वो जगह गोबर के पानी से साफ किया जाता था। क्या ये एक एक्साइटिंग रिचुअल नहीं है? लेकिन अब वेस्टर्नाइज्ड ग्रुप्स ज्यादातर टेबल पे बैठ के और स्टेनलेस स्टील के प्लेट्स में खाना पसंद करते हैं। ये नया खाने का तरीका अब धार्मिक नहीं रहा, क्योंकि ये टेबल खाने के बाद गोबर से साफ नहीं किया जाता। खाने से पहले और बाद के रिचुअल्स भी एक एक करके खत्म हो रहे हैं और अब खाना भी अलग तरीके से बनाया जा रहा है। घी, जो इंडियन खाने का एक ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट है, वो कई जगह पर वेजिटेबल ऑयल से रिप्लेस किया जा रहा है। अपर कास्ट के अधिकतर लोग जो मीट और एग कभी नहीं खाते थे, अब खाने लगे हैं। पोल्ट्री फार्म्स, जिन्हें पहले गंदा माना जाता था, अब बहुत ज्यादा खुल रहा है। अलग अलग कास्ट के लोग अब एक ही जगह पे खा पी सकते हैं, जो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन इंडियन म्यूजिक पर वेस्ट का इफेक्ट और भी एक्साइटिंग है। पहले इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में राग और ताल हुआ करता था, और अब उसकी जगह बॉलीवुड के वेस्टर्न बीट्स ने ले लिया है, और दुनिया भर के यंग इंडियंस इसे पसंद करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ईस्टर्न म्यूजिक के साथ वेस्टर्न एलिमेंट्स के फ्यूजन से दुनिया भर में इंडियन म्यूजिक को ज्यादा फेमस कर दिया है? हालांकि बॉलीवुड म्यूजिक सीन में ये चेंज ब्रिटिश राज के दौरान नहीं हुआ। 1960s और 1970s में रॉक एंड रोल और डिस्को का असर बॉलीवुड में देखा गया। इलेक्ट्रिक गिटार्स, ड्रम्स और सिंथेसाइजर्स की वजह से एक नया म्यूजिक ट्यून आया जो यूथ को बहुत पसंद आया। 80s और 90s में पॉप कल्चर की वजह से ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिक और कैची वेस्टर्न ट्यून्स में फर्क मिल गया। इंडियन मेलोडीज को इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स के साथ मिक्स करना और वेस्टर्न हिट्स को हिंदी में रीमिक्स करना, ये इंडिकेट करता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री किस तरह बदल रही है। बॉलीवुड ग्लोबल हो गया है या वेस्ट ने इंडियन म्यूजिक को टेक ओवर कर लिया है? इंडियन यूथ में पॉप कल्चर की पॉपुलैरिटी ने इंडियन म्यूजिक का रीच बढ़ाया है और बॉलीवुड में नया इन्फ्लुएंस लाया है। ए.आर. रहमान जैसे फेमस म्यूजिशियंस ने एंड्रयू लॉयड वेबर के साथ म्यूजिकल बॉम्बे ड्रीम्स के लिए कोलैबोरेट किया। उन्होंने इंडियन और वेस्टर्न कंटेम्पररी म्यूजिक का ब्लेंड इंट्रोड्यूस किया। इससे दोनों कल्चर्स के बेस्ट एक साथ आ गया। क्या वेस्टर्न मेलोडीज के साथ इंडियन म्यूजिक बेटर हो गया है, या ये सिर्फ इस वजह से है कि इंडियंस अपने कॉलोनियल मास्टर के म्यूजिक को पसंद करते हैं? इतने अट्रैक्शन के बावजूद वेस्टर्न कल्चर
एंशिएंट इंडिया के रिच वाइब्रेंट कल्चर के सामने कुछ भी नहीं है। आज के डीप रूटेड इंडियन कल्चर का सबसे रिकॉग्नाइज्ड फीचर है हमारा ग्रीटिंग का तरीका, नमस्ते। ये ट्रेडिशनल ग्रीटिंग अब इंडिया के बाहर भी प्रैक्टिस किया जाता है। दुनिया के कई बिजनेस लीडर्स अपने गेस्ट को नमस्ते से ग्रीट करते हैं। नमस्ते की पॉपुलैरिटी कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान बहुत बढ़ी, जब यूजुअल हैंडशेक या हग करना सेहत के लिए खतरा बन गया था। क्या आप अपने एक्सटेंडेड फैमिली, चाचा चाची और कई सिबलिंग्स के साथ एक ही घर में रहने के बारे में सोच सकते हैं? यूरोप या अमेरिका के बहुत से लोगों के लिए ये सोचना भी मुश्किल होगा, लेकिन इंडिया में फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट सोशल यूनिट है। कई घरों में ये आम बात है कि अक्सर अलग अलग जनरेशंस के कई मैरिड कपल्स एक ही घर में अपने अनमैरिड बच्चों के साथ रहते हैं, खर्चा शेयर करते हैं और उनका किचन भी कॉमन होता है। इस यूनिट में बनने वाला स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड इंडिया के लो डाइवोर्स रेट का एक रीजन हो सकता है, जो एस्टिमेटेड 1% है, जबकि अमेरिका में डाइवोर्स रेट 41% तक है। शादी की बात करें तो अरेंज मैरिजेस भी इंडियन कल्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब आप शादी की उम्र के हो जाते हैं तो आपके फैमिली मेंबर्स आपके लिए एक सूटेबल दुल्हा या दुल्हन ढूंढते हैं। हाँ, शायद आपको किसी ऐसे इंसान से शादी करना पड़े जिसे आप हार्डली जानते होंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि अरेंज्ड मैरिज में दोनों तरफ के लोग शादी को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। लव मैरिज या अरेंज्ड मैरिज, आपको क्या पसंद है? इंडिया के कलरफुल फेस्टिवल के बिना आप इंडियन कल्चर के बारे में सोच ही नहीं सकते, जो आपके कैलेंडर में पूरा साल होता है। इन फेस्टिवल्स में सबसे ज्यादा फेमस है होली। जब रोड्स रेनबो की तरह रंग जाते हैं, हर उम्र के लोग होली मनाने के लिए एक साथ शामिल होते हैं और उनके सफेद कपड़े कलर बरसने के बाद रंगों से भरे हुए कैनवस में बदल जाते हैं। शहर में तब बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है, नए दोस्त बनते हैं और पुरानी दुश्मनी लाल, नीले और हरे रंगों में धुल जाती है। अगर आप होली खेलने के लिए रोड पर आ रहे हैं तो अपनी पिचकारी और गुलाब जामुन मत भूलिएगा। और फिर आता है खाना। शायद खाने की बात पहले ही कर लेनी चाहिए थी। इंडियन क्यूजीन उतना ही रिच है जितना उसका हेरिटेज, और ये एक ग्लोबल ट्रेंड बन गया है। सिर्फ लंदन में ही 8000 से ज्यादा इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं जो टिक्का मसाला जैसे डेलिशियस सर्व करते हैं, और उनके पास शहर में सेकंड मोस्ट मिशेलिन स्टार्स हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है जहां बहुत अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ कोई एक सिंगल क्यूजीन नहीं है। हालांकि पल्सेस और लेंटिन लगभग देश के हर पार्ट में खाए जाते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडियन खाने में इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट का इन्फ्लुएंस दिखता है। दूध, पनीर और घी जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स वहाँ ज्यादा खाया जाता है। साउथ इंडिया में चावल स्टेपल डाइट है, और जब आप गोवा की तरफ ट्रेवल करते हैं तो आपको वहाँ ज्यादातर फिश मिलेगा। कुछ एरियाज जैसे गुजरात में ज्यादातर लोग वेजिटेरियन है। हिंदूज गाय को माता मानते हैं, इसलिए अगर आप हिंदू डोमिनेटेड एरियाज में हैं तो आपको मेन्यू में बीफ शायद ही दिखेगा। दूसरी तरफ इस्लामिक धर्म पोर्क खाने से मना करता है। क्या आपको भी स्पाइसी इंडियन डेलिशियस देखकर भूख लग रही है? तो ऐसा रिच और एंशिएंट कल्चर अचानक से वेस्टर्न फूड, ड्रेसेस और म्यूजिक को क्यों ज्यादा पसंद करने लग गया? जहां ट्रेडिशनल साड़ी शादी जैसे स्पेशल ओकेशंस पर पहनने का एक प्यारा सा ट्रेडिशन बना हुआ है, वहां भी यंग इंडियन गर्ल्स जीन्स पहनना ज्यादा पसंद करती हैं। ये बात बहुत ज्यादा डिबेटेबल है और कुछ लोग इससे एग्री नहीं भी कर सकते, लेकिन ब्रिटिश जो इंडिया के पास्ट कॉलोनियल मास्टर्स है, लगता है उन्होंने आजादी के बाद भी इंडियन जनरेशन को इन्फ्लुएंस किया है। ब्रिटिश 1600s में ट्रेड करने के लिए इंडिया आए थे और 1803 में दिल्ली ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गया, लेकिन अपनी एंशिएंट और रिच कल्चर से मिले हुए कॉन्फिडेंस की वजह से इंडियंस ने अपना पावरफुल ऑक्युपायर से आजादी के स्ट्रगल को डिकेड्स तक जिंदा रखा। अगर आप इंडियन हिस्ट्री के अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो आपको मंगल पांडे याद होंगे, एक लोन इंडियन सोल्जर जिन्होंने ऐसे काम किए जिसकी वजह से 1857 का ऐतिहासिक सिपाही विरोध की शुरुआत हुई। ये विरोध ज्यादा नहीं चला और इससे ईस्ट इंडियन कंपनी का राज भी खत्म हो गया और इंडियन आर्मी का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को डायरेक्ट रूल के अंडर ले लिया और इंडियंस के लिए अपनी फॉर्मर ग्लोरी वापस लाने की उम्मीद भी कम हो गई। ब्रिटिश राज अभी रहने वाला था। लोगों ने देखा कि इंडियन प्रिंस और फॉर्मर नेचुरल लीडर्स ने विरोध और उसके बाद की परेशानी में सपोर्ट या इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया। लोगों को अपने पुराने लीडर्स पर से भरोसा उठ गया और ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इस मौके का फायदा उठाया और ऐसे लीडर्स को इंट्रोड्यूस किया जो वेस्टर्न थिंकिंग को वैल्यू देते थे। ये लीडर्स रंग, रूप और खून से तो इंडियंस थे, लेकिन उनकी सोच, विचार और इंटेलेक्ट सब कुछ ब्रिटिश लोगों की तरह थी। हालांकि ब्रिटिश राज देश के लगभग 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन में सिर्फ 89 साल तक रहा, लेकिन इसने देश और देश के लोगों पर बहुत गहरा असर डाला। ब्रिटिश लोगों ने देश को डेवलप करने के लिए कुछ रेलवे लाइंस, कनाल्स और रोड्स बनाए,
जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तब तक ब्रिटिश देश में लगभग 56,000 किलोमीटर लंबा रेलवे लाइन बना चुके थे, लेकिन वो अपना एजुकेशन सिस्टम भी लेकर आए जिसमें देश के यूथ को ब्रिटिश वैल्यूज पढ़ाया जाता था। नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने यूथ के दिमाग से आजादी का हर मुमकिन ख्याल निकाल दिया और उन्हें ब्रिटिश के प्रेजेंस को वैल्यू करना सिखाया। यंगर जनरेशन को ये सिखाया गया था कि वो अपने कॉलोनियल मास्टर से बिना सवाल करे उनकी बात माने। टेक्स्ट बुक्स अब लोकल लैंग्वेजेस में प्रिंट नहीं किए जाते थे और एजुकेशन का प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश हो गया था। गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले न्यू स्टूडेंट्स मॉडर्न दिखना और मॉडर्न बनना चाहते थे, जिसका मतलब ये था कि वो खुशी खुशी वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस को अपना रहे थे। क्या इंडिया को अपने रूलर्स के तौर तरीकों से प्यार होने लगा था? इस एजुकेशन की वजह से एक ऐसी यंग जनरेशन तैयार हुआ जिनके पास ब्रिटिश सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू था। ये लोग कॉलोनियल मशीनरी को चलाते थे और उनकी इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज और नए वेस्टर्न एजुकेशन ने उन्हें कॉलोनियलाइजर्स के लिए काम करने की कैपेबिलिटी दिया था। उन्होंने शेक्सपियर और मिल्टन पढ़ा था। वो ब्राइट और इंटेलिजेंट थे। उन्हें वेस्ट और उसके आइडियाज की सुपीरियरिटी पर पूरा भरोसा था और ये न्यू इंडियंस इंडियन हिस्ट्री की बुराई करते थे। हिस्ट्री की बात करें तो ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया में गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था जो एंशिएंट स्क्रिप्ट्स पर बेस्ड था। शायद ब्रिटिश की मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम एवरेज इंडियन के लिए ज्यादा नुकसान ही लेकर आई थी। क्या आपके पास कोई थॉट है कि क्यों अधिकतर इंडियंस को वेस्ट के साथ इतना फैसिनेशन है? क्या वेस्ट के लिए इस प्यार को इंडियन स्टॉकहोम सिंड्रोम कहना ज्यादा नहीं हो जाएगा? आखिर हम एक सोशल ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक क्लिनिकल टर्म का यूज कर रहे हैं। क्या आपका व्यू कुछ अलग है? आइए बातचीत जारी रखते हैं।